जय हिंद महारथियों। मैं सूरज कुमार और आपका स्वागत है सौर परिवार वाले क्लास में। इस सौर परिवार वाले क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को पढ़ते हैं जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना करेंट अफेयर। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो स्वागत है आपका रीडिंग प्लेस में। तो आज का पहला सवाल है आपके सामने में क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है कि हाल ही में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किसने की है। यानी कि जो भी 15 साल का कम उम्र का बच्चा रहेगा ना, उस पर जितना भी सोशल मीडिया है सब पे चलाने का प्रतिबंध लगा देगा। तो ऐसा घोषणा करने वाला देश कौन सा बना है। तो देखिए आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन हैं और 5 ऑप्शन में से आपको इसका सही जवाब देना है कि है ना। यहाँ पे कनाडा होगा या आयरलैंड होगा या डेनमार्क होगा, जापान होगा या अनुत्तरित प्रश्न होगा। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि डेनमार्क जो है सो 15 साल से कम उम्र के बच्चे पर जो है ना सो सोशल मीडिया को यानी कि चलाने के लिए जो है ना प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दिया है कि जो भी आप 15 साल से कम उम्र का बच्चा रहेगा वो सोशल मीडिया नहीं चलाएगा अब डेनमार्क में। ठीक है, तो चलिए अब इससे रिलेटेड देख लेते हैं कि डेनमार्क का लोकेशन कहाँ है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप डेनमार्क का लोकेशन। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे डेनमार्क का लोकेशन। ठीक है, तो आप चलते हैं इसके बारे में थोड़ा सा कुछ और जानकारी ले लेते हैं। करा है नवंबर 2025 में डेनमार्क ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जो है सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो हो गया इसका आंसर डेनमार्क। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपको क्वेश्चन नंबर टू में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि COP30 कहाँ प्रारंभ होगा। यानी कि COP30 जो है सो कहाँ प्रारंभ होगा। तो आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन है, तो आप इसको बता सकते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बताइए। चलिए थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं आपको। ये जो है ना सो आपको ब्राज़ील में होगा। कहाँ होगा? ब्राज़ील में होगा। तो मिल गया आपको आंसर। तब ब्राज़ील में होगा। तो ब्राज़ील का में क्या है ना, कौन सा इसमें से जो है सो ब्राज़ील में है। तो कौन सा है? तो ये है आपको ऑप्शन नंबर ए, नहीं ये है आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि बेलन नहीं बेलम। तो बेलम में ही होगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, पिक्चर में भी दिया हुआ है आपको कि बेलन में जो है सो COP30 प्रारंभ होगा। हाँ, अगर आपको साउंड कम आ रहा होगा ना तो आप जो है ना सो अपना मोबाइल का या जिस भी चीज़ से देख रहे हैं उसका जो है ना साउंड आप तेज़ कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं या थोड़ा सा ब्राज़ील का लोकेशन देख लेते हैं। देखिए यही है आपको ब्राज़ील की राजधानी भी है ब्राज़ीलिया। ठीक है, ये पूरा वर्ल्ड का है नक्शा, तो इसी को यहाँ पे जूम करके दिखाया गया है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका बेलम हो जाएगा। तो कह रहा है ना यहाँ पे COP30 ज्वालामुखी पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन कर रहा है पक्षकारों का 30वां सम्मेलन कहाँ होगा? बेलम ब्राज़ील में प्रारंभ होगा। तो सारा चीज़ आप देख लिए हैं कि ब्राज़ील कहाँ पे है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमको यहाँ पे सवाल बताने का मेन मकसद यही है कि जो भी सवाल हो मेन फोकस सवाल पे ही किया जाए। मेन फोकस जो है सो आपको क्वेश्चन पे भी रहे। तो चलिए क्वेश्चन है आपको कि हाल ही में 100 अरब डॉलर से के कुल कारोबार को पार करने वाला भारत का पहला सरकारी बैंक कौन बना है। यानी कि 100 अरब डॉलर भाई साहब, तो इसको पार करने वाला भारत का पहला सरकारी बैंक कौन है। तो आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन है, तो बता सकते हैं कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए यानी कि SBI जो है सो 100 अरब डॉलर पार करने वाला भारत का पहला सरकारी बैंक है। तो चलिए इससे रिलेटेड और भी कुछ बात देख लेते हैं। यहाँ पे SBI है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
तो देखिए कह रहा है ना कि 100 अरब डॉलर यानी कि लगभग 100 ट्रिलियन रुपये कर है कुल कारोबार को पार करने वाला भारतीय स्टेट बैंक बना है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है स्टेट बैंक का यानी कि SBI का इतिहास। कह रहा है 2 जून 1806 को बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना की शुरुआत होता है, जो बाद में 1809 में 1806 में शुरुआत हुआ बैंक ऑफ कलकत्ता। 1809 में जो है बैंक ऑफ बंगाल बन गया। ये क्या हो गया? 1809 में बैंक ऑफ बंगाल बन गया। अब फिर से 1921 में इसे बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास के साथ मिलाकर इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। क्या बना दिया गया? इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। और फिर भारत के आज़ादी के बाद 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसे भारतीय स्टेट बैंक नाम दिया गया। यानी कि कब से ही भारतीय स्टेट बैंक के नाम से जाने लगा? तो 1 जुलाई 1955 को। तब भारतीय स्टेट बैंक का पूर्वगामी बैंक कौन हो गया? इम्पीरियल बैंक। तो याद रहेगा इम्पीरियल बैंक कब बन गया? तो 1921 में बन गया। तो चलिए काफ़ी आप यहाँ पे अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आपको नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में करा है हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स वाटसन का 97 यानी कि 97 वर्ष की आयु में निधन हुआ। इसका संबंध किस खोज से है? देखिए यही है जेम्स वाटसन, ये नोबेल प्राइज़ है। 97 वर्ष की आयु में इनका मृत्यु हो गया। तो क्या चीज़ का खोज किए थे? तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको हिंट्स भी दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उसका हिंट्स? तो देखिए ये है हिंट्स, बगल में देख रहे हैं फोटो, यही है हिंट्स। किस चीज़ का फोटो है? जो थोड़ा सा भी बायोलॉजी पढ़े होंगे तो उसको थोड़ा सा गौर से देखने से ही पता चल गया होगा। तो हाँ, तो ये है आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि DNA का खोज किए थे ये जेम्स वाटसन जो है सो DNA का खोज किए थे। तो चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे DNA हो गया आंसर। इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बात करा है ना। नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स वाटसन का हाल ही में 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका संबंध जो है ना DNA की खोज से था। करा उन्होंने 1953 में ब्रिटिश वैज्ञानिक फ्रांसीसी क्रिक के साथ मिलकर एक मिनट, ये क्या हो गया? चलिए, तो कह रहा है कि ये जो है सो यानी कि कौन सा वैज्ञानिक है? तो ब्रिटिश वैज्ञानिक फ्रांसीसी क्रिक के साथ मिलकर DNA के कह रहा है डबल हेलिक्स है ना संरचना की पहचान की थी। डबल हेलिक्स संरचना की पहचान की थी, जिसके लिए उन्हें कह रहा है मैरिस क्लिंसन को है ना यानी कि ग्रीक को ये जेम्स वाटसन को और है मैरिज क्लिंग्सक क्या है विक्लिंग्स मैरिस विक्लिंग्स को जो है सो 1962 में जो है फिजियोलॉजी और मेडिकल में नोबेल प्राइज़ मिला था। यानी कि 3 आदमी को साथ मिला था। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपको क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा? क्वेश्चन नंबर 5 में करा हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 2025 कब मनाया गया? हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो छोटकू सा सवाल है, सीधे याद रखिएगा। 9 नवंबर को मनाया गया राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया गया? तो 9 नवंबर को मनाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे ये 9 नवंबर है, इंग्लिश में है। और यही कह रहा है राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो 9 नवंबर को मनाया गया है, नेशनल लीगल सर्विस डे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में कर रहा है कि हाल ही में किस राज्य में तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण स्वाहिद
कनकलता बरुआ राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। यानी कि कहाँ जो है ये कनकलता बरुआ राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। तो देख रहे हैं यहाँ पे निर्मला सीतारमन जी है, वही यहाँ पे रख रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे फोटो देख लेते हैं, आंसर भी देख सकते हैं ना, असम। कहाँ रखा गया है आपको? तो असम में रखा गया है, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो चलिए असम का थोड़ा सा लोकेशन देख लेते हैं कि कहाँ है असम, है ना। यहाँ पे ये असम देख लीजिए और यही असम है। यहीं पे जो है सो रखा गया है किसका, है ना, स्वायत्त कनकलता बरुआ स्टेट यूनिवर्सिटी का। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ और बात भी पढ़ लेते हैं। कह रहा है वित्तीय, है ना, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने हाल ही में 8 नवंबर 2025 को असम के कह रहा है विश्वनाथ जिले के कहा गोहपुर में पहली तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण करा स्वाहिद कनकलता बरुआ राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। ये जो है ना सो आपको कॉलेज जो होगा, विश्वविद्यालय जो होगा, कह रहा है ये विशेष रूप से तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण के केंद्र होगा, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर सुरक्षा, ड्रोन टेक्नोलॉजी और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे आधुनिक पाठ्यक्रम पेश किए जाएंगे। तो इस तरह से ये बात हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपको क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है हाल ही में भारत के 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। देखिए ये बने हैं, पहचान लीजिए, इनका नाम जानते हैं तो आप। तो हाल ही में 91 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके सामने में 5 ऑप्शन है। तो 5 ऑप्शन में से हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए मतलब राहुल वीएस, यही है राहुल वीएस। ये बने हैं 91 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर, ठीक है। तो चलिए इससे रिलेटेड बात देख सकते हैं, राहुल वीएस को यहाँ पे देख लीजिए। और कह रहा है ना कि भारत के हाल ही में बने 91 नंबर के कह रहा है शतरंज ग्रैंड मास्टर राहुल वीएस हैं। उन्होंने 6वीं आसियान व्यक्तिगत चैम्पियनशिप में यह खिताब जीता। तो यहाँ पे मेन है ऑप्शन आपको राहुल वीएस, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आप नेक्स्ट सवाल में करा हाल ही में गरीबी के लिए भारत के प्रमुख पहल DAY NRLM को अपनाने की घोषणा की है, ठीक है। तो ये जो है DAY दीनदयाल उपाध्याय हो गया, इसका फुल फॉर्म NRLM को अपनाने की घोषणा किसने की है। तो देख लीजिए गरीबी उन्मूलन करने के लिए कितना गरीबी का चीज़ है। तो आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन है। तो 5 ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको इथियोपिया जो है सो भारत का ये दीनदयाल उपाध्याय NRLM को अपनाने की घोषणा कर दिया गया है। देख रहे हैं ना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, ये जो है इथियोपिया अपना रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे इथियोपिया का लोकेशन अफ्रीका में है, ये है अपना प्यारा भारत। और यहाँ से आप देख सकते थे इथियोपिया जो है गरीबी उन्मूलन के लिए भारत के प्रमुख पहल दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय, है ना, इसका फुल फॉर्म है ना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक है, इसी को अपनाने की घोषणा की गई है। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि हाल ही में वाइब कोडिंग को वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर किसने घोषित किया है। हाल ही में वाइब कोडिंग को 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर किसने घोषित किया है। तो आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन है, देख रहे हैं वाइब कोडिंग को किसने किया है घोषित। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गालनिंस, क्या है, गालनिंस डिक्शनरी, है ना। तो इसको देख सकते हैं, यही जो है सो आपको घोषित किया है।
है ना, कॉलिंग्स डिक्शनरी। तो चलिए देख लेते हैं कि कॉलिंग्स डिक्शनरी कौन है जो वाइब को घोषित किया है। देखिए यही है कॉलिंग डिक्शनरी, यही जो है सो वाइब कोडिंग जो है ना वो क्या है, वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है 2025 के लिए। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट बात देख लेते हैं। कह रहा है वाइब कोडिंग को वर्ष 2025 में वर्ड ऑफ द ईयर कॉलिंग्स डिक्शनरी ने घोषित किया है। कह रहा है यह शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग करके कर रहा है प्राकृतिक भाषा यानी कि सामान्य बोली के माध्यम से ऐप्स और वेबसाइट बनाने के लिए एक नई प्रायोगिक प्रोग्रामिंग पद्धति को दर्शाता है, जिसमें उपयोगकर्ता मैनुअल मतलब हाथ से मैनुअल रूप से कोड लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि अब हाथ से लिखने का ज़रूरत नहीं है कोड लिखने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि हाल ही में सांस्कृतिक भव्यता के साथ 100 ड्रम वांगला महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ है। 100 ड्रम यानी कि ड्रम मतलब ढोलक की तरह होता है ना, देखिए कि इस तरह से ढोलक सब लेकर के बजा के सब ये महोत्सव मनाता है। तो कहाँ किया गया है ये, तो आपके सामने यहाँ पे 5 ऑप्शन है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा असम। यानी कि असम में जो है 100 ड्रम्स वांगला महोत्सव संपन्न हुआ है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं असम का लोकेशन। ठीक है, इतना असम का नहीं है लोकेशन, यहाँ पे हम गलत बता दिए। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, असम नहीं होगा, है ना। अभी असम की तरह थोड़ा सा दिख रहा था ना, तो चलते ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी कि मेघालय। तब मेघालय हो जाएगा यहाँ पे। तो देख लीजिए यहाँ पे मेघालय का लोकेशन भी देख सकते हैं, इसलिए तो यहाँ पे डिटेल में देते हैं। क्या हो जाएगा इसका, देखिए है ना, यहाँ पे भी गलत है। क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन जो है ना सो आपको सी हो जाएगा मेघालय। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो हो गया जितना भी मेरा आप लोग का क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट सारा का सारा हो गया। तो आपको वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी इंफॉर्मेशन देना होगा तो आप नीचे में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसको अगले वीडियो में चेंज करके सुधार करके आपको लाएंगे। ठीक है, और ये करेंट अफेयर का वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि अगर डेली पढ़े करेंट अफेयर 10-10 क्वेश्चन ही अगर हम डेली पढ़ते जाते हैं तो वो ही बहुत हो जाएगा। इससे जो है ना सो अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेने के चक्कर में क्या हो जाते रहता है कि क्वेश्चन से विद्यार्थी भटक जाता है, नहीं वही याद कर पाता है विद्यार्थी, नहीं यही क्वेश्चन याद कर पाता। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट बताएं। हाँ, उससे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट रहता है तो वो ज़रूर हम थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, तो अब रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक तो इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आप कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।